हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल साकेत ज्ञान में आप सभी भाई बंधुओं का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण भाग हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण भाग वर्णमाला की चर्चा करेंगे आप लोगों के सामने, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में उस भाग से एक दो प्रश्न निश्चित रूप से आते ही हैं। चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसको हम लोग एक आसान तरीके से और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से उसको समझते जाएंगे कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे बनने वाले प्रश्न हमसे गलत ना होने पाए। तो आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण। देखिए, यहाँ पहले तो हिंदी का मतलब हिंदी होगा ही, और व्याकरण का अर्थ होता है शुद्धता या शुद्धता का नियम। ठीक है, क्या लिखा है? शुद्धता या शुद्धता का नियम। अब देखिए, यहाँ शुद्धता या शुद्धता का नियम लिखा गया है, लेकिन किसकी शुद्धता? ठीक है, तो शुद्धता किसकी? भाषा की। ठीक है, एक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का, ठीक है, जो ज्ञान, यानी कि वह शास्त्र या वह विज्ञान जो हमको हिंदी भाषा लिखने, पढ़ने और शुद्ध रूप से, ठीक है, यानी कि लिखने, शुद्ध रूप से लिखने, शुद्ध रूप से पढ़ने और शुद्ध रूप से बोलने का ज्ञान कराता है या की जानकारी देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक, और हिंदी व्याकरण के तहत हम लोग आज चर्चा करेंगे वर्णमाला की। ठीक है, तो वर्णमाला से पहले हम लोग क्या चर्चा करेंगे? वर्ण की। ठीक, क्या? वर्ण। ठीक, देखिए, वर्ण के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, क्या है? वर्ण के कई अर्थ होते हैं। जैसे देखिए, पहला अर्थ, वर्ण का अर्थ रंग होता है। ठीक है, यानी रंगों के नाम को भी वर्ण कहा जाता है। और वर्ण का अर्थ जाति। ठीक है, वर्ण का अर्थ जाति से भी लगाया जाता है, और वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है। ठीक है, वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है। तो इन दोनों से हमको यहाँ कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? अक्षर से। ठीक, तो यहाँ देखिए लिखा गया है अक्षर। ठीक, अब इस शब्द पर अगर हम लोग गौर करें तो देखिए, यहाँ लिखा है आ और बाद में क्षर, यानी कि अगर इसको तोड़ें हम लोग, ठीक, तो आ प्लस क्षर में ये टूट सकता है। ठीक, और क्षर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला। क्या? नष्ट होने वाला। ठीक है, क्या? नष्ट होने वाला। और आ का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, तो अक्षर का जो शाब्दिक अर्थ निकला वो क्या? कि नष्ट ना होने वाला। ठीक है, यानी कि जो भी वर्ण, जो भी ध्वनियाँ हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि आदिकाल से जो वर्ण हम लोग सुनते आ रहे हैं वही अब भी सुन रहे हैं, और वही आने वाली भावी पीढ़ियाँ भी पढ़ेंगी। ठीक है, यानी कि इसका क्षरण नहीं हो सकता, अब ये नष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वर्ण वे हैं जो क्या हो सकते हैं? नष्ट नहीं हो सकते, इसीलिए इसको अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसको अक्षर भी कहा जाता है। तो अब पहले वर्ण की परिभाषा लिख लें हम लोग। हम इसको लिखते चल रहे हैं, आप लोग उसको नोट करते रहिएगा। देखिए, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है? भाषा। ठीक, भाषा यानी कि हम अपने भाव एवं विचारों को, ठीक है, हम अपने भाव एवं विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे हमको किसी को समझाना है कि मुझे प्यास लगी है, तो उसका माध्यम क्या होगा? भाषा ही तो होगा। ठीक है, मतलब कि हम हिंदी भाषा में कहेंगे किसी से कि हमको प्यास लगी है। ठीक, तो भाषा क्या है? एक माध्यम है। ठीक, कि अपने विचारों और भावों को दूसरे को समक्ष प्रस्तुत करने का। ठीक, और यहाँ क्या लिखा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक, यहाँ देखिए क्या लिखा है? छोटी इकाई। ठीक है, इकाई का मतलब होता है कि उस चीज़ का, ठीक है, जैसे एक उस पूरे संगठित पदार्थ का सबसे छोटा भाग। ठीक है, उस पूरे संगठित पदार्थ का सबसे छोटा भाग। जैसे कह दिया जाए कि एक जब हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है, या एक इमारत बनाई जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है? जैसे देखिए, एक बड़ी इमारत बनाना होता है तो हम लोग उसकी यूनिट, यानी कि उसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं?
कंकड़ पत्थर, ठीक। और कंकड़ पत्थर से के बाद जो एक मानक यूनिट निकल कर आती है वो क्या है कि ईंटों से, ठीक है। किससे? ईंटों से मिलकर क्या बनता है? घर बनता है, ठीक। तो ईंटों से मिलकर जैसे घर बनता है उसी प्रकार से यहाँ वर्णों से मिलकर, ठीक है, क्या होता है? वर्णों से ही मिलकर क्या बनते हैं? शब्द, ठीक। जैसे देखिए ये कहा गया है सबसे छोटी इकाई जब हम लोग वर्ण को मिलाएंगे, जैसे देखिए ये लिखा है जा वर्ण, ठीक, ये वर्ण है और ये ला वर्ण, ठीक। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया? जल, ठीक। और ये क्या हो गया? शब्द, ठीक। यानी कि वर्णों के मेल को, यानी कि जब हम लोग वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द का निर्माण होगा, और शब्दों को जब हम लोग मिलाएंगे तो वाक्य का निर्माण होगा, ठीक। और जब कई सारे, ठीक है, यानी वाक्यों का एक समूह, ठीक, जो विचार की अभिव्यक्त करेगा, ठीक, विचार को अभिव्यक्त करेगा तो क्या हो जाएगा? ये भाषा, ठीक है। यानी कि एक पूरा कह सकते हैं परिचय हो जाएगा और वो क्या करेगा? भाषा मान लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है जहाँ से भाषा निर्मित होती है वो क्या है? वर्ण है, ठीक है। वर्ण, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। देखिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब आगे देखेंगे वर्ण की विशेषताएं क्या है? वर्ण की विशेषताएं, वर्ण की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता ये है कि वर्ण के उच्चरित, ठीक है, वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि, ठीक है, ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। क्या लिखा गया है? वर्ण के उच्चरित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण के उच्चरित रूप को, ठीक है, क्या कहते हैं? वर्ण के उच्चरित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि। उच्चरित रूप का मतलब है हम लोग बोल रहे हैं, जैसे हम लोग कहीं का, ठीक है, जैसे हम कहीं का, तो ये क्या है? का उच्चारण है, ठीक है। क्या है? का उच्चारण का तात्पर्य है कि उस वर्ण को बोलना, ठीक है, उस वर्ण को बोलना। तो वही यहाँ लिखा गया है कि वर्ण के उच्चरित रूप को, ठीक है, ध्वनि कहा जाता है, वर्ण के उच्चरित रूप को। अब देखिए जैसे जो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, अब देखिए जैसे वर्ण के उच्चरित रूप को ही ध्वनि कहा जाता है, ठीक, तो ये भी कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी मानी जाती है, लेकिन यदि कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहा है तो प्रायः उत्तर वही, आयोग वही मानता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अब यहाँ पर पहले लिखा गया वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि कहा जाता है। जैसे हम कहीं का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक, और उसको लिखे ना, ठीक है, कहीं किसी पेज पर या बोर्ड पर या किसी अन्य जगहों पर उसको लिखे नहीं तो वो क्या होगा? उच्चरित रूप होगा, ठीक, वो क्या होगा? उच्चरित रूप होगा। और उस उच्चरित रूप को क्या कहेंगे? ध्वनि। क्योंकि जब हम बोलेंगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी ना, और उसी को क्या कहा जाएगा? ध्वनि। तो वर्ण के उच्चरित रूप को क्या कहा जाता है? ध्वनि। पहली विशेषता ये है। और वर्ण को लिपि चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है। क्या है? वर्ण को लिपि चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए केवल इस शब्द पे गौर करिएगा, क्या लिखा गया है? लिपि चिन्ह, ठीक। लिपि किसे कहते हैं? देखिए किसी भी भाषा को लिखने के लिए, ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो एक सुव्यवस्थित या आदर्श मॉडल या प्रतिरूप बनाया जाता है, कहने का मतलब है कि एक मॉडल बनाया जाता है, उसी को लिपि कहते हैं। यानी कि किसी भाषा को लिखने की कलात्मक शैली, ठीक है, किसी भाषा को लिखने की कलात्मक शैली। पहले देखिए चिन्ह का मतलब समझ ही रहे हैं, चिन्ह मतलब प्रतीक, ठीक है, चिन्ह मतलब प्रतीक। और लिपि का तात्पर्य होता है, देखिए जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं लिपि, ठीक है, लिपि, ठीक, किसी ठीक है भाषा के वर्णों को, ठीक है, किसी भाषा के वर्णों को कलात्मक रूप से
लिखने, ठीक, यानी कि देखिए किसी भाषा के वर्णों को कलात्मक रूप से लिखने की शैली, रुक जाइए, लिखने की शैली को लिपि कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखा गया, किसी भाषा के वर्णों को, ठीक है, किसी भाषा के वर्णों को कलात्मक रूप से लिखने, ठीक, यहाँ लिखा गया क्रमवार, ठीक, लिखने यानी क्रमवार और सुव्यवस्थित, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा गया क्रमवार और सुव्यवस्थित हो, कलात्मक शैली यानी क्रमवार और सुव्यवस्थित हो कि शैली को लिपि चिन्ह कहा जाता है। ठीक, अब देखिए जैसे वर्णों की विशेषताओं में हम लोग ये पढ़ रहे थे लिपि चिन्ह, ठीक, तो लिपि के बारे में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, किसी भाषा के वर्णों को कलात्मक रूप से, जैसे देखिए हम लोग जब कहेंगे का, ठीक है, का कहेंगे तो ये का क्या है, मतलब का उच्चरित रूप है, ये ध्वनि है, लेकिन उसको क्या किया गया है, प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है ना। जैसे जब का की बात की जाएगी तो हमारे मस्तिष्क में ये छवि बनेगी कि ऐसे बनाना है, ठीक है, ये क्या है, उसकी एक कलात्मक शैली ही तो है। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए का प्रयोग जब हम लोग करेंगे तो वहाँ कैसा प्रतीक बनाएंगे, इस तरीके का, ठीक, ये का प्रतीक है या का चिन्ह, ठीक, जैसे चिन्ह कह सकते हैं या प्रतीक, यानी कि का को हम लोग हिंदी भाषा में इस प्रकार बनाएंगे, लेकिन जब इंग्लिश ग्रामर की बात की जाती है तो वहाँ के बोला जाता है, ठीक, इस तरीके से बनता है। तो यही चीज़ क्या है, शैली, ठीक है, इसी चीज़ को कलात्मक शैली कहते हैं, यानी कि किसी भाषा को लिखने के लिए उसके वर्णों का, ठीक है, किसी भाषा को लिखने के लिए उसके वर्णों को क्रमवार और सुव्यवस्थित, ठीक है। अब क्रमवार का मतलब क्या है कि जैसे जो हमारी लिपि है, देखिए पहले हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि में हम लोग कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक। कलात्मक शैली का मतलब यही है कि उसकी एक कला है, ठीक, उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, बाएं से दाएं, कैसे लिखा जाता है, बाएं से दाएं, ठीक है। बाएं से दाएं का मतलब ये है कि हम लोग पहले लिखेंगे का, फिर खा, फिर गा, फिर खा, फिर अंगना, ठीक है, ये क्या है, अब देखिए क्रमवार है ना, जैसे पहले का लिखेंगे, फिर खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगना, ठीक, ना कि इसको हम लोग यहाँ ले आएँ और इसको यहाँ ले जाएँ, ठीक है। तो क्या होगा, क्रम अव्यवस्थित हो जाएगा, और जब क्रम अव्यवस्थित हो जाएगा तो वो क्या होगा, वर्णों का क्रम व्यवस्थित नहीं रहेगा, ठीक। तो लिपि का मतलब होता है कि उस भाषा के वर्णों को, ठीक है, उस भाषा के अक्षरों को कलात्मक रूप से क्रमवार और प्रतीकात्मक रूप से व्यवस्थित करना, ठीक है, यानी कि प्रतीकों के माध्यम से व्यवस्थित करना, उसी को क्या कहा जाता है, लिपि, ठीक, उसी को क्या कहा जाता है, लिपि। अब यहाँ कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियों की हम चर्चा कर दे रहे हैं, उसको देख लीजिए आप लोग। देखिए जैसे हिंदी भाषा की बात की जाए, ठीक, हिंदी भाषा, ठीक, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी, ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी, ठीक। अब देखिए देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि हम वर्णों को बाएं से दाएं, ठीक है, कैसे, बाएं से दाएं, यानी कि इधर से लिखते जाएंगे, ठीक, वर्णों को बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, ठीक है, यानी कि जब हम एक पेज से लिखना प्रारंभ करते हैं तो ऐसे लिखते जाएंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे और फिर ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक। अंग्रेजी भाषा की बात की जाए, अंग्रेजी भाषा, ठीक, तो अंग्रेजी भाषा किस में लिखी जाती है, रोमन लिपि में, किसमें, रोमन लिपि में, ठीक। उर्दू भाषा, उर्दू भाषा किस लिपि में, फारसी, ठीक है, फारसी लिपि में। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, गुरु मुखी, ठीक है।
पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी लिपि में। ठीक, तो लिपि के बारे में आपको जानकारी हो गई। हिंदी भाषा की लिपि क्या? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि। उर्दू भाषा की लिपि फारसी। और पंजाबी की गुरमुखी। ठीक, तो यहाँ तक यानी कि वर्ण की चर्चा हो गई और वर्ण की विशेषता हो गई। वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। और वर्ण की विशेषता यह है कि वर्ण के, ठीक है, वर्णों को ही लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। वर्णों को ही क्या कहा जाता है? लिपि चिन्ह कहा जाता है। और वर्णों के उच्चारित रूप को, ठीक है, वर्णों के उच्चारित रूप को या वर्णों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, जो सीधे यही कहिए कि वर्णों के उच्चारित रूप को क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। ठीक, अब वर्ण की चर्चा हो गई तो आइए वर्णमाला की बात करते हैं। देखिए वर्णमाला, ठीक, वर्णमाला का तात्पर्य क्या है? वर्णों की माला। ठीक है, क्या है? वर्णों की माला। अब जैसे देखिए, जब एक माला, ठीक है, जो गले में पहनने वाला होता है, एक माला को आप कभी ध्यान से देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जैसे देखिए उसका क्या होता है, मान लीजिए कि ऐसे है वो, ठीक है, ऐसे मान लीजिए माला है और इसमें कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग छोटे छोटे मतलब गोली के आकार के, ठीक है, या सर्किल में, या फिर कह लीजिए कि नग लगे हैं उसमें छोटे छोटे। ठीक है, एक माला और उसमें छोटे छोटे नग लगे हैं, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके लगे हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके। तो अगर दो नग ऐसे लगे हैं तो उसमें एक, जब अगर कोई छोटा लगाना होगा तो उसको मान लीजिए 3 लगे हैं ऐसे, और छोटे को ऐसे लगाएंगे तो उसके बाद फिर यहाँ फिर से 3, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ छोटा, फिर यहाँ फिर से 3, फिर यहाँ छोटा। ठीक, तो ये क्या है? एक तो क्रम से है, ठीक है, यानी कि पहले 3 नग लगाए जाएंगे, फिर एक छोटा वाला नग लगाया जाएगा, फिर 3 नग लगाए जाएंगे, फिर एक छोटा, फिर 3 नग, फिर एक छोटा, और इसी में कलर मान लीजिए कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, तो यहाँ भी रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, तो एक माला बन गई। इसी तरीके से वर्णों की भी एक माला बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक, तो देखिए वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का समूह, सीधे। ठीक है, क्या होता है? वर्णों का समूह। ठीक, क्या है? वर्णों का समूह। जैसे देखिए यहाँ वर्णमाला की हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, रुक जाइए, वर्णों के क्रमबद्ध एवं वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को, ठीक, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, क्या लिखा गया है? वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को। ठीक, यहाँ क्रमबद्ध का मतलब क्या है? जैसे देखिए हमारे जो वर्णमाला है, ठीक, जो वर्णमाला है उसमें पहले हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले लिखेंगे का, फिर खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा। ठीक, यहाँ जो लिखा गया क्रमबद्ध। ठीक, क्रमबद्ध का मतलब कि जो क्रम से बधा हुआ हो या जो क्रम से हो, ठीक, एक सीक्वेंस में हो। ठीक है, तो देखिए अगर कहीं इस तरीके से लिखा है तो उसको तो हम कहेंगे, मान लीजिए कि ये एक का वर्ग हो गया। ठीक, तो ऐसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, ऐसे मतलब पूरा लिखते जाएंगे। लेकिन यदि इसी को हम लोग ऐसे लिख दें, यहाँ लिख दें का, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा, फिर खा, ठीक, तो इसको हम लोग वर्णमाला नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रमबद्ध नहीं है। ठीक है, जिस क्रम से होना चाहिए, जिस क्रम से होना चाहिए, यानी का के बाद खा आना चाहिए, फिर खा के बाद गा, गा के बाद घा, घा के बाद अंगा। ठीक, तो ये क्या है? उस क्रम से नहीं, और जब उस क्रम से नहीं रहेगा तो उसे हम लोग वर्णमाला नहीं कहेंगे। और सुव्यवस्थित का मतलब है कि वो एक आदर्श रूप में हो। ठीक है, क्या है? एक आदर्श रूप में हो। जैसे मान लीजिए कि का इस तरीके से बनाया जाता है तो छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जो शिशु होते हैं, उनको कभी जब ध्यान देंगे तो इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, का इस तरीके से बना देंगे, गा को ऐसे बना देंगे, तो इस तरीके से नहीं। ठीक है, गा, रुक जाइए, मतलब कि गा ऐसे बना देंगे। ठीक, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, यानी कि वो क्रमबद्ध भी हो और सुव्यवस्थित हो, यानी कि जो
प्रतीक दिया गया है, ठीक, जो लिपि में लिखा गया है उसके आधार पर ही उसको एकदम व्यवस्थित तरीके से लिखा जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, उस समूह को क्या कहेंगे हम लोग, वर्णमाला। ठीक, अब देखिए पहली बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। उसके बाद फिर भाषा के लिखित रूप को क्या कह सकते हैं जो वर्ण है। ठीक, वर्ण को लिपचिन्ह भी कहा जाता है। वर्णों की विशेषताओं में वर्ण को लिपचिन्ह भी कहा जाता है और वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं। ठीक, वर्ण के उच्चरित रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि, और वर्ण को लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक, अब यहाँ क्या लिखेंगे, वर्णमाला के भाग। ठीक है, वर्णमाला के भाग या वर्णमाला के भेद दोनों लिख सकते हैं। तो वर्णमाला के दो भेद हैं। पहला कौन, देखिए, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक, तो देखिए स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण, ठीक, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कहा गया है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। स्वतंत्र का मतलब है कि उन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि उन वर्णों का उच्चारण करते हुए जो हमारे मुख के विभिन्न अवयव हैं, मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है, इन भागों में जो हमारी प्राणवायु निकलती है, ठीक, स्वरतंत्रियों से होकर जो निकलती है, वो इन अवयवों को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि स्पर्श नहीं करती है, लेकिन ये माना जाता है कि बहुत नाम मात्र के लिए स्पर्श करती है, इसीलिए इनको स्वर कहा जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम लोगों को आ बोलना हो, ठीक, आ, अब जब आप आ बोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि आ बोलेंगे तो जो हमारी जीवा है वो मुख के बहुत मतलब कि यदि किसी भाग को स्पर्श भी कर रही है तो बहुत तेज घर्षण नहीं करती है। ठीक, या फिर सीधे यही मान लीजिए कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे आ कहा गया है तो आ बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, लेकिन यदि का बोलें हम, ठीक, तो ध्यान से जब ध्यान दीजिएगा का बोलने पर, तो का को हम लोग इस तरीके से उच्चरित नहीं कर सकते हैं कि केवल का ही उच्चारण हो, उसमें का प्लस आ इन दोनों का उच्चारण होगा। ठीक, तो का प्लस आ दोनों का उच्चारण होगा। यहाँ स्वर किसे कहेंगे, जिनका उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, और व्यंजन कहेंगे जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। ठीक, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, और वर्ण की विशेषता यह है कि वर्ण को लिपचिन्ह भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहते हैं, लिपचिन्ह भी कहा जाता है। ठीक, और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, और वर्ण के उच्चरित रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है, वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के भेद दो हैं। ठीक, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, या वे वर्ण
जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहेंगे। और वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन कहेंगे। या ये वर्ण कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसके आगे की क्लास कल।